नमस्कार दोस्तों। अभी तो क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरएस मेंस 2021 की आपकी तैयारी के क्रम में सिलेबस में से आज हम पेपर फर्स्ट का यूनिट थर्ड इसका खंड ब लेके चलेंगे। ये जो यूनिट थर्ड है ये आपके बेसिकली समाजशास्त्र, मैनेजमेंट और ऑडिटिंग और अकाउंटिंग से संबंधित है। और ये जो सेक्शन है मेरा प्री सेक्शन भी है। कारण उसके पीछे ये है कि भैया जो बैकग्राउंड है एजुकेशनल वो इससे रिलेटेड है। चाहे एमकॉम हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे एमबीए हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में 9-10 साल काम किया हो, तो पूरा इससे रिलेटेड है। साथ ही साथ 3 मेंस लिखने के बाद यह जो सेक्शन है इसका कंटेंट भी बहुत अच्छा डेवलप हो गया है। तो ये सारा कंटेंट आप लोगों को समर्पित है। यह जो हम पार्ट लेंगे दोस्तों, इसमें केवल मेरी आपसे एक आग्रह है कि इसको आप जब पढ़े ना तो समझ लें, रटे नहीं। क्या होगा, आप अभी अगर रट लेंगे तो जब एग्ज़ाम में आप इनको सिंपल डेफिनेशन आएंगी, छोटे 2 नंबर के 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो आप उसको पेपर पे जब उतारने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी। जो कीवर्ड्स होते हैं वो पेपर पे नहीं उतार पाओगे। लेकिन आपने एक बार समझ लिया ना, तो हो सकता है कि आप जो ऑर्गेनिक आंसर लिखेंगे वो रटने वाले आंसर से आपको 1/4 या आधा नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो मेरा आग्रह यही रहेगा, इसको आप समझना, अच्छे से समझ लेना। और बेसिकली जितना कोशिश होगा आपको जो करंट के और अच्छे एग्जाम्पल्स हैं उनके माध्यम से समझ जाने का प्रयास भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। एक बार आप देख लीजिए जो खंड ब है इसमें हमारे कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। देखो ये मार्केटिंग से रिलेटेड टॉपिक है, नाम हेडिंग प्रबंधन है इसकी, ठीक है। अब इसमें जो पहला अपन पार्ट लेके चल रहे हैं उसमें जो पहला पॉइंट है वो लेके चल रहे हैं जो मार्केटिंग से रिलेटेड है। उसके बाद हम लीडरशिप का रहा, मोटिवेशंस का रहा, ये सारी भी थ्योरीज भी देखेंगे और आगे के बाकी पार्ट भी देख लेंगे। स्टार्टिंग का जो पहला हमारा टॉपिक रहेगा उसके अंदर जो आपके पॉइंट आ रहे हैं वह है विपणन की आधुनिक अवधारणा, विपणन मिश्रण, प्रोडक्ट मिक्स और आपके मार्केटिंग मिक्स। इसमें 4 पीज हैं, 4 पीज के साथ में 3 पीज और आते हैं करंट में चल रहे हैं, उनको भी समझ लेंगे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मिक्स, ई बिजनेस, ई मार्केट, ये नए जुड़े हैं। ई बिजनेस जो आप ई कॉमर्स भी आप कहते हो उसको, ये बेसिकली पहले एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में था लेकिन अब मैनेजमेंट पार्ट में डाल दिया। व्यवसाय तथा निगम आचार नीति, एथिक्स का पार्ट इसमें और डाल दिया है। क्लियर? इन सब के बढ़िया से नोट्स तैयार हैं, चिंता मत करना, कहीं और आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, बस इसको समझ लेना अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। विपणन की आधुनिक अवधारणा, इसमें पहले वर्ड्स पे ध्यान दो। पहला है विपणन, फिर आपको दे दी आधुनिक और फिर दे दी अवधारणा। विपणन जो है यह भी समझनी पड़ेगी और अवधारणा कौन सी है आधुनिक, इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। इसका मतलब पहले भी कोई अवधारणा रही थी, पुरानी अवधारणा रही होगी और ये हमसे पूछ रहे हैं आधुनिक अवधारणा। अब इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल टेंशन मत लेना। जो पुरानी अवधारणा थी उसको यदि आपको समझना है तो इतना से ध्यान रखना, पुराने लाला जी को दुकान पे बैठ के जो सामान बेचते तो उसको याद कर लेना, ठीक है। और ये जो आधुनिक अवधारणा है ये आज के अगर यदि मॉल्स हैं, हम जो ई मार्केटिंग या हम जो ई कॉमर्स के माध्यम से हमारा सामान परचेज करते हैं, जैसे आपने अमेजन से लिया, मिंत्रा से लिया, फ्लिपकार्ट से लिया, टाटा क्लिक से लिया, उसके बाद भी क्या आप आराम से रिफंड करा सकते हो, चेंजेस करा सकते हो। इवन टाटा वेबसाइट के स्टोर से आप सामान लेके आते हो तो आपसे फीडबैक और लेते हैं फ़ोन करके। अब जैसे हम टाटा के एम्प्लॉय थे और करीबन 8-9 वर्षों तक उसमें काम किया था, तो हम थोड़ा सा लगाव हो जाता है तो हम टाटा के स्टोर पे सामान लेने जाया करते थे। वेबसाइट पे एक बार चप्पल लेके आया था मैं, तो उस चप्पल के लिए मेरे पास फीडबैक के लिए फ़ोन आया। तो मैंने उनसे बोला साहब ये जो चप्पल है इसमें ये समस्या है। वो समस्या क्या थी, उसका जो शेप था वो मुड़ जाता था। अब वो समस्या तो मैंने बता दी उनको। फिर दूसरे दिन फिर कॉल आ गया, सर आप वो चप्पल वापस लेके आ जाइए। अब मैंने कोई बात नहीं भाई, इतना लेके आऊँगा, 50 रुपये का तो तेल बढ़ जाएगा और फिर चप्पल और दो, फिर लेने आओ। वो नहीं सर आप तो एक बार दे दीजिए, हम आपको कुरियर कर देंगे। अब ठीक है साहब, चप्पल दिया है हम। फिर कॉल आया, कॉल आके उन्होंने बताया कि सर आने वाले हमारे ये जो पर्टिकुलर मॉडल्स हैं इसमें ये हमने समस्या रेक्टिफाई कर दी है और आपकी चप्पल हमने आपके घर पे कुरियर कर दी है। तो उन्हें सब चप्पल भेज दी थी। तो ये क्या है, ऐसा कभी लाला जी ने पहले किया था क्या? दाल अगर कैसी खराब बेच दी तो बेच दी, घर लेके चले जाओ। जैसा भी सामान दे दिया लेके चले जाओ, ठीक है।
गुड़ जैसा है वैसा का लेके चले जाओ। अब उसमें क्वालिटी वगैरह हमने कभी देखा नहीं करते थे। अब हम 100 रुपए तक का गुड़ भी खाने को तैयार हैं, लेकिन वो प्योर होना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आज के टाइम पे जो हम एज ए कंज्यूमर खरीद रहे हैं, यही आधुनिक अवधारणा है। और पुरानी अवधारणा वह भी समझेंगे, उसमें टेंशन मत लेना, उसी को हम बोलते हैं सेलर्स की अवधारणा। ठीक है, विक्रेता की जो अवधारणा उसको बोलते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। विपणन, देखो विपणन जो है मार्केटिंग, ये सामान बेचने से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? जैसे कि विपणन की जो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है जैसे मेरे दिमाग में कोई प्रोडक्ट, मुझे उसके बारे में व्यापार करना है, सोचा, तभी से विपणन चालू हो गया। कैसे? मुझे एक समोसा की दुकान, मतलब एक हलवाई की दुकान खोलनी, जो समोसे बेचने हैं, चाट पकौड़े की दुकान खोलनी है। जैसे ही मेरे दिमाग में आया, विपणन स्टार्ट हो गया, क्या मार्केटिंग स्टार्ट हो गया। फिर मैंने सोचा कि यार ये समोसे की दुकान है, इसके लिए मुझे ये रॉ मटेरियल चाहिए होगा, इतने रुपए का सामान आएगा और इतने का मैं बेचूंगा तो इतना मुझे लाभ होगा। अभी दिमाग में चल रहा है मेरा सारा, ये सारा मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू है। कहाँ दुकान खोलनी है, समोसे में मुझे क्या चेंजेस करने हैं कि औरों से मैं अलग कर सकूं। ठीक है, जिस एरिया में मैं दुकान खोल रहा हूँ, क्या वहाँ पर वो वायबल है या नहीं है, लोग पसंद करते हैं नहीं करते हैं, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, ये सारे जो मैं लफड़ान करूँगा बेचने के लिए, ये सब मार्केटिंग है। तो एक चीज़ मुझे समझ में आई कि मार्केटिंग और सेल कर रहा हूँ, जो विक्रय कर रहा हूँ प्रोडक्ट, उसमें एक डिफरेंस तो मुझे समझ में आ गया कि भैया विक्रय करने से पहले ही मेरी मार्केटिंग स्टार्ट हो गई। और जैसे मैंने आपको टाटा की चप्पल के बारे में एग्जांपल दिया था कि मैं टाटा के शोरूम से चप्पल लाया था, खरीदने के बाद ही उन्होंने मुझे फॉलोअप किया। तो ये क्या है? ये कि सब सामान बेचने के बाद तक ये आपका जो विपणन है चलता रहता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप समझो, इसमें कीवर्ड्स को पकड़ते चलना, मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज समझो, एक बार इसको अच्छे से बेसिक समझ लो, फिर हम स्पीड भी पकड़ लेंगे। ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है मेरे हिसाब से। पूरा जो खंड वह है वो आई थिंक अगर ढंग से भी मैं लेके चलूँगा 10-12 घंटे में आपके कंप्लीट कर दूंगा, कोई कीवर्ड नहीं छोड़ूंगा। अब इसमें 3 फैक्टर समझ के चलो। ये जो विपणन फिल्म है, इसके 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट कौन से हैं भैया? एक तो सामान बेचने वाला सेलर। देखो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले, मतलब हिंदी मीडियम वाले घबराना मत, सेलर है ना, विक्रेता, चेंज कर लेना, पूरा विक्रेता लिखो, इसमें टेंशन में मत आना। हाँ, कोई विशेष कोई टर्मिनोलॉजी हुई तो उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा। एक हो गए साहब हम कंज्यूमर, ठीक है, और तीसरी चीज क्या हो गई आपकी गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, वस्तुएं एवं सेवाएं। तीन चीज हो गई इस फिल्म में, विपणन की में। इसमें 2-3 चीजें और हैं, ये कीवर्ड्स हैं जो हमेशा काम में आपको लेने हैं। क्या? आवश्यकताएं, ये वर्ड आपको बता रहा हूं मैं। दूसरा, ग्राहक संतुष्टि। क्या? ग्राहक संतुष्टि। अभी डेफिनेशन बन चुकी है आपकी, रटने की आवश्यकता नहीं है। तो विपणन क्या है? जैसे मैंने सोचा, चीज मैंने खरीदी, उसके बाद भी एक प्रक्रिया चलती रही। तो पहली चीज ये एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें सेलर, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं, विपणन करता। देखो, विक्रय और विपणन, क्लियर? मतलब कि विक्रय पार्ट है विपणन का, विपणन बड़ी अवधारणा है। तो एक तो हो गया आपका सब विपणन करता सेलर, एक हो गया कंज्यूमर जिसने आपसे सामान खरीदा, और इसने क्या बेचा साहब? इसने ये गुड्स एंड सर्विसेज बेची। क्लियर? पुराने कॉन्सेप्ट में यहीं तक होता था, नए जो आधुनिक अवधारणा है उसमें क्या होता था, एक प्रक्रिया है जिसमें विपणनकर्ता द्वारा वस्तुएं एवं सेवाएं, ध्यान रखना, वस्तुएं एवं सेवाएं ग्राहक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्मित की जाती हैं। क्या? ग्राहक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्मित की जाती है, और उसके बाद विक्रय पश्चात लाभ
व ग्राहक संतुष्टि को ध्यान में रखा जाता है। क्लियर? ग्राहक संतुष्टि तो देनी है, लेकिन लाभ भी तो कमाओगे, तो लाभ भी इसमें होना चाहिए। क्लियर? अब ये कीवर्ड आपके डेफिनेशन में जरूर आने चाहिए। अगर ये कीवर्ड आपके डेफिनेशन में नहीं है तो तय मान के चलना, अगर 2 नंबर का आपका विपणन की डेफिनेशन आई है तो आपको 1 नंबर ही मिलेगा। पूरा लिख देंगे तो हो सकता है कि 2 में से 2 भी मिल जाए और 1.5 तुमको मिलना ही चाहिए। ठीक है? क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम ढूंढेगा कि जो आधुनिक अवधारणा के अंदर विपणन की डेफिनेशन है उसमें क्या उसने लाभ के साथ ग्राहक संतुष्टि डाला ही नहीं डाला, ग्राहकों के लिए जो वस्तुएं सेवाएं बन रही है वो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार बन रही है क्या, और विपणनकर्ता, कंज्यूमर और बेसिक अपनी ये प्रोसेस, ये चीज इसने डाली नहीं डाली। अगर आपने डेफिनेशन में ये सारी चीज डाली होंगी तो आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है? अभी गति यही चलने दो लेक्चर की। पुनः बता रहा हूं, अब आपके मन में आएगा सर ग्राहक संतुष्टि और आवश्यकताओं को भी थोड़ा सा अपन क्लियर कर लेते हैं। आवश्यकताएं कैसे? देखिए, पहले हम जूस पीते थे तो सामान्यतः वो कांच का एक बड़े से ग्लास में दिया करते थे। ठीक है? जब बाहर किसी दुकान में लेते थे, धीरे धीरे उन्होंने क्या देखा कि यार इसमें एक दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? कि अगर ग्राहक जो है, एक तो उसमें वजन भी होता है और उसको आसपास कहीं जाना होता है, कहीं खड़े होना होता है, दूर होना होता है, तो भी भैया उसको वहीं रख के जाएगा, वापस आपके पास देने आएगा। तो इन्होंने उसको चेंज कर दिया। क्या किया? प्लास्टिक के जो उन्होंने ग्लास निकाल दिए। अब प्लास्टिक ग्लास की स्टार्टिंग में बड़ी बेकार क्वालिटी आया करती थी, अब कागज के देखो ग्लास आने लग गए उसके, बढ़िया क्वालिटी के। अब उसमें आगे क्या किया उन्होंने देखा कि यार कस्टमर कई बार पीते हैं जूस तो फैल जाता है, गिर जाता है, थोड़ा टपक जाता है, तो इन्होंने उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर और लगा दिया। ठीक है? अब कवर में एक डंडी और घुसा दी, बोला अब आराम से पियो, फैलने का भी कोई झंझट नहीं, एक दूसरे को पिलाओ और मस्त रहो। तो ये क्या है? यह इन्होंने ग्राहकों की आवश्यकताओं को देखते हुए अपने वस्तुओं एवं जो भी सेवाएं दे रहे हैं उसमें जो चेंज करते जा रहे हैं, यही आपकी विपणन की आधुनिक अवधारणा है। क्लियर? डेफिनेशन में आपको भी लिखा दूंगा। क्लियर है भाई? यहां तक आधुनिक अवधारणा, इसी से हमारे सारे पॉइंट्स हम निकल जाएंगे। ये वर्ड कीवर्ड ध्यान रखना कि इट्स अ प्रोसेस, मतलब ये एक प्रक्रिया है। ठीक है ना? और प्रक्रिया के अंदर विपणनकर्ता द्वारा जो गुड्स और सर्विसेज, वस्तु एवं सेवाएं उपभोक्ता को बेची जा रही हैं, वह वस्तुएं एवं सेवाएं ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों की संतुष्टि और लाभ के साथ क्या की जाती है? सेल की जाती है। ठीक? क्लियर? अब मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं। क्लियर साहब? डेफिनेशन क्या है? एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कौन? विपणनकर्ता उत्पादों या सेवाओं का ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार लाभ पर आवश्यकता की संतुष्टि करता है। आवश्यकता किसकी? ग्राहक की। क्लियर? कीवर्ड पकड़ लो एक बार, ये मैंने आपको एक और दे दिया। क्लियर? आपके उत्पाद ही मत लिखना केवल, या वस्तु मत लिखना, उत्पाद या सेवाएं दोनों लिखना। ग्राहकों की आवश्यकताओं, ठीक है ना? ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार या ग्राहकों की आवश्यकताओं का मिलान करते हुए, ये भी आप जोड़ सकते हो। छोटा करने के लिए इसको ऐसे किया है, लाभ पर। अगर आपकी डेफिनेशन में लाभ नहीं आ रहा तो क्या आप कोई एनजीओ खोल के बैठे हो क्या? है धार्मिक धर्मशाला थोड़ी बना रखी है अपने सामान बेचने के लिए, है? तो लाभ तो चाहिए ही चाहिए ना। लाभ लूंगा लेकिन आपको गुणवत्ता भी दूंगा। लाभ पर आवश्यकता की संतुष्टि करना है। क्लियर है डेफिनेशन? यह रही आपकी विपणन की डेफिनेशन। अब हम आगे देखते हैं विपणन की अवधारणा क्या है आज के समय में, आधुनिक, और साथ ही साथ उसकी जो ओल्ड अवधारणा है वह, उनका हम भेद देख लेते हैं। लीजिए, अब जो मैंने विपणन लिखा है ये आधुनिक अवधारणा ही है। ये जितने मैंने पॉइंट्स लिखे हैं आधुनिक अवधारणा के अनुसार ही लिखे हैं। विक्रय जो है, जिसको आप सेलिंग भी बोल सकते हो, यह विपणन की पुरानी अवधारणा ही है। मैंने यहाँ पे विक्रय क्यों लिखा है? देखो क्या है कि एनसीईआरटी की बुक्स में और जो हमारे 12th की 11th की एनसीईआरटी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें वो कई बार वो विपणन और विक्रय दे देते हैं। एग्जामिनर अगर उसी माइंडसेट का रहा, कोई प्रोफेसर साहब रहे, तो वो आपको सीधे पकड़ा देंगे विपणन और विक्रय में अंतर बताइए, और आप सोचो विपणन कौन सा? ये सब मॉडर्न अवधारणा नहीं है। क्लियर? और ये सेलिंग है, विक्रय है, ये आपको पुरानी अवधारणा के अनुसार ही लिखने हैं। इनको एक बार देख लो। देखो, अर्थ हमने देखा था, विपणन करते हैं ग्राहकों की आवश्यकता, उसके अनुरूप आप उत्पादन करें
और भैया लाभ के साथ ग्राहकों की संतुष्टि करते हुए उसको सामान बेच दें। ठीक है, यहाँ पर क्या है, विक्रय का अर्थ है केवल और केवल बेचना, बाकी संतुष्टि से उससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर। दूसरा आप देखेंगे उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, ग्राहक की संतुष्टि और लाभ कमाना। क्लियर। और विक्रय का उद्देश्य में सेलिंग में क्या है, अधिकतम विक्रय करना, अधिक से अधिक विक्रय करना, सेल्स इसको मतलब है। क्लियर। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य आपने देख लिया। क्षेत्र, यह क्षेत्र व्यापक है विपणन का, आपको मैंने इससे पहले भी बताया था कि जो सेलिंग है वह विपणन का ही पार्ट है। क्लियर। इसका क्षेत्र सीमित है। प्रारंभ कहां से होता है साहब, ये विपणन वस्तु के निर्माण का विचार जैसे आपके मस्तिष्क में आया वहीं सर ये अवधारणा आपकी चालू हो जाती है। और आप विक्रय देखेंगे तो ये आपके प्रोडक्शन के बाद स्टार्ट होता है। प्रकृति इसकी देखेंगे तो आधुनिक प्रकृति है इसकी, और यह अपनी पुरानी प्रकृति का है। 1 2 3 4 5। क्लियर। 5 नंबर से ज्यादा बड़ा आपके सवाल वैसे भी नहीं आना है, इसको आप थोड़ा खोल के लिख देंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा शॉर्टकट में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विपणन के कार्य, फंक्शंस पूछ लिए जाएं आपसे, भेद समझना। ठीक है ना, 4 P's पे भी अभी आएंगे। और विपणन के आप कार्य समझे, इनको कई विद्वान 4 P's से भी कहते हैं। आप क्वेश्चन के अनुसार अपना आंसर दीजिएगा। विपणन के कार्य कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, हमने क्या कहा था, जैसे ही मस्तिष्क में विचार आया आपका चालू हो गया, और इसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज फंक्शन बोलते हैं। एक्सचेंज फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, विनिमय, विनिमय प्रक्रिया। ठीक है ना, विनिमय प्रक्रिया क्यों बोलते हैं कि मेरे दिमाग आपस में एक्सचेंज करने लग गया कि भैया समोसे की दुकान लगानी है, मुझे समोसा खरीदना है, बेचना है, कैसा बनाना है, ये सारी काम कहाँ आते हैं, आपके एक्सचेंज फंक्शन में आते हैं। क्लियर। अच्छा, एक्सचेंज फंक्शन मतलब मैंने मेरे दिमाग में सोच लिया कि विनिमय कार्य करना है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा समोसा बेचने के लिए। अब सिंपल सी बात है, सारी प्लानिंग कर ली, तो भैया अब उत्पाद जो निर्माण करूँगा उसकी तरफ बढ़ूंगा मैं। इसको आप लिख लेना विनिमय कार्य, और ये आ जाएगा आपका उत्पाद निर्माण। ठीक है, उत्पाद निर्माण से मेरा तात्पर्य क्या है भैया, प्रोडक्ट प्लानिंग बोल सकता हूँ, या इसको नियोजन कर लेना। बेहतर शब्द क्या रहेगा, उत्पाद का नियोजन, प्लानिंग। प्रोडक्ट प्लानिंग। ठीक है, अब मैंने प्रोडक्ट प्लान कर लिया भैया, समोसा बनाना है, ये मसाले डालने हैं, यहाँ दुकान पे खोलनी है, सारी चीज़ कहाँ फिक्स हो गई। यहाँ तो देखो दिमाग में बात आई थी, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने प्लानिंग कर ली साहब, प्लानिंग करी साहब, ये समोसा लेके आऊँगा, इस तरीके से बनाऊंगा, इतना बेचूंगा, इतने रुपए में बेचूंगा, इतने का लाभ होगा, ये सारा मैं कहाँ करने लग गया, प्रोडक्ट प्लानिंग में कर लेना। क्लियर। प्रोडक्ट प्लानिंग के बाद अब जैसे ही मैं बाजार में गया तो मैंने क्या देखा, आसपास के और चीज़ देखी, दुकानदारों ने इतने में समोसा बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी, मुझे क्या करना है, मेरे समोसे का मूल्य भी निर्धारण करना है। देखो इसमें सारी चीज़ें आएंगी, डिस्कस होंगी, लेकिन कोर फोकस क्या रहेगा बाद में, प्रोडक्ट प्लानिंग के बाद में, मतलब पार्ट रहेगा इसका, छोटा सा पार्ट रहेगा प्राइस फिक्सेशन का भी, लेकिन इसके बाद कोर फिर मैं अपनी प्लानिंग किस पे करने लग जाऊंगा, मूल्य पे करने लग जाऊंगा, मूल्य निर्धारण। अरे भैया जैसे अपन कोई भी व्यवसाय शुरू करते हैं तो पहले ये तो करते हैं, यार इतने का बेचेंगे तो इतने का हो जाएगा, ठीक है, ये प्लानिंग करनी पड़ेगी, वो प्लानिंग होगी। लेकिन जब आप फाइनली आप जाते हैं, प्रोडक्ट प्लान कर लेते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, देन आप बैठते हो किस पे, मूल्य निर्धारण पे, प्राइस फिक्सेशन बोलेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद क्या कार्य हो जाएगा आपका सब, इसके बाद हो जाएगा सिंपल सा, मूल्य हो गया, प्रोडक्ट प्लानिंग हो गई, अब तो बेचो, भौतिक वितरण स्टार्ट करो, दुकान खोलो, समोसे बनाओ और बेचो। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका, भौतिक वितरण, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। तो ये बेसिकली फंक्शन चलेंगे, से कार्य चलेंगे, पहला विनिमय कार्य, देन प्रोडक्ट प्लानिंग, उत्पाद नियोजन, मूल्य निर्धारण और भौतिक वितरण। रटने की आवश्यकता नहीं है, कई बार इन वर्ड्स को भूल जाओ तो जो आपका एप्रोप्रिएट वर्ड लिखे वो भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, बस उसका एसेंस वही रहना चाहिए। क्लियर। जैसे मूल्य निर्धारण है तो कोई जरूरी नहीं है मूल्य निर्धारण नहीं ठोक के आना है, कीमत निर्धारण कर दोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है,
भौतिक वितरण आपको ध्यान में नहीं आ रहा तो आपने लिख दिया कि वस्तुओं और सेवाओं का वितरण, वह भी ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका एसेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। आपको ये फ्लो ध्यान में रहना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए कुछ छोटी छोटी बातें उनको भी देखते चलें। विपणन की क्या भूमिका रहती है? अगर हम आपसे पूछूं भैया विपणन कर क्यों रहे हैं, तो बड़ा सिंपल सा आपका जवाब होगा, साहब लाभ कमाने के लिए, धंधा बंद नहीं हो जाए इसके लिए, लगातार मार्केटिंग होती रहेगी तो मेरा बिजनेस चलता रहेगा। अब इसके भी दो एस्पेक्ट्स हैं। फर्म के लिए तो आपने क्या बोल दिया, सब लाभ कमाने के लिए। अर्थव्यवस्था के लिए क्या होगा, अर्थव्यवस्था का पहिया जो है वो घूमता रहे, चक्का चलता रहे। और इस विपणन की वजह से क्या होगा, हमारा रहन सहन भी क्या होगा दोस्तों, एनहांस होगा। और फर्म भैया जीवित रहेगी। फर्म के जीवित रहने के लिए आवश्यक है विपणन। और अर्थव्यवस्था के लिए हमारी इकोनॉमी भैया जो इसका जो साइकिल है वो रुके नहीं, विपणन होती रहेगी। जूस पीता हूँ तो भैया अब मुझे उसमें उसने कोई और टेस्ट लगा दिया, आइसक्रीम डालने लग गया तो उसने और उसको टेस्टी बना दिया। जहाँ 1 गिलास पीता था अब 2 गिलास पीने लग गया। बाजार में और जगह दुकानें खुलने लग गई तो वहाँ पर बढ़ गया। पहले आप देखो समोसे की कितनी कम दुकानें हुआ करती थी, अब गली गली में खुल गई। तो इससे क्या हो रहा है, उसने नीड को समझा, कस्टमर की नीड अराइज भी करी और साथ ही साथ इससे हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट हुई। क्लियर? अच्छा, पीटर एफ ड्रकर है, इसका नाम ध्यान रखना। ये हमारे मैनेजमेंट में बड़ा आदमी है साहब, ठीक है ना। इसकी मैनेजमेंट की बड़ी अच्छी बुक आती है, एक फिलिप कॉटलर आपका मार्केटिंग का आता है, और ये भी एक बड़ा आदमी पीटर एफ ड्रकर, ठीक है। इसने क्या बोला कि जो व्यवसायिक उपक्रम है इसके 2 आधारभूत कार्य हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भैया कोई 5 नंबर का इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ गया तो आपने इनके नाम डाल दिए या इसकी विपणन की भूमिका भी लिख दी आपने, तो आपके उत्तरों में वजन आ जाएगा। चलो, पीटर ड्रकर क्या बोलता है, प्रथम कार्य तो बोलता है साहब व्यवसाय का, किसी भी व्यवसाय उपक्रम का विपणन करना है। साथ ही साथ द्वितीय कार्य बोलता है नवाचार करना है। मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये पेन है, सपोज करो पहले क्या आता था, ये पेन जो प्लास्टिक में आता था, ये मेरा वाला एल्युमिनियम में है। ये बोलते हैं कि साहब ये ज़्यादा चलता है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, इसमें नवाचार किया। ऐसे किसी भी चीज़ में नवाचार करते रहेंगे तो क्या होगा, जो आपका व्यवसाय है, ठीक है, वर्तमान में जो परिवर्तन हो रहे हैं, मार्केट में जो परिवर्तन हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, एक तो इनसे क्या रहेगा भैया, ये इनके साथ ये गति करता रहेगा, बंद नहीं होगा, अपने आप को चेंज करता रहेगा। साथ ही साथ क्या होगा, प्रॉफिट मेकिंग में भी लाभ कमाता रहेगा, कम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, जैसे कि 2-4 उदाहरण दे दूं मैं आपको। नोकिया, शानदार फोन आता था, बाटा, उठा के फेंको बिखर जाता था, जोड़ लो कोई टेंशन नहीं, चालू जाता था। ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी भी बड़ा शानदार फोन था, लेकिन उसने अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं किया, नवाचार नहीं किया भैया, करंट सिनेरियो के हिसाब से तो बाहर हो गया। ऐसे अनेक उदाहरण है, क्लियर, अनेक उदाहरण है। अब क्या है, देखो मार्केट में अब ई व्हीकल्स का मार्केट आने जा रहा है। अब तो क्या होगा, जो इससे कोलैबोरेट करके नहीं चलेगा वो बाजार से बाहर हो जाएगा। अपने आप को बाजार में स्थापित बनाए रखने के लिए विपणन के साथ आपको नवाचार करना ही पड़ेगा। क्लियर? टाटा ने देखो साहब धमाधम ई में काम करना स्टार्ट कर दिया। ऑडी ने तो बोल ही दिया कि आने वाले 25-26 2025-26 से तो हम तो बनाएंगे नहीं भैया पेट्रोल डीजल की गाड़ी, हम तो निकालेंगे यूरोप में ई व्हीकल्स निकालेंगे। हुंडई ने इस पर एफर्ट लगाने स्टार्ट कर दिए, टेस्ला यहाँ पर आई रही है। तो यदि जिस ऑटोमोबाइल कंपनी ने वर्तमान बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार काम नहीं किया, नवाचार अपने में नहीं किया, तो बाहर हो जाएंगे। क्लियर? अब भैया 4P समझ लेते हैं। प्रोडक्ट मिक्स से पहले विपणन का एक प्रबंध दर्शन है, इसको भी हमें देख लेना चाहिए। एनसीईआरटी के जो सीबीएसई के पुराने पेपर्स हैं उसमें से एक ना एक पूछते रहते हैं। अब इसको भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस पहला पॉइंट समझना है, उत्पादन की अवधारणा। ये समझ जाओगे तो बाकी सारी अवधारणा जुड़ती चली जाएंगी। देखो, उत्पादन की अवधारणा ये बेसिकली स्टार्ट कब हुई थी, ये अवधारणा आई थी आपके जब औद्योगिक क्रांति हुई थी। क्लियर? औद्योगिक क्रांति में आप सभी जानते हैं कि जब मिलिट्री के द्वारा उत्पादन जब यूरोप कंट्रीज में खूब बढ़ाया गया, खूब फैक्ट्रीज लगी, ठीक है। तो जब उत्पादन बढ़ा तो क्या हुआ कि जैसे जैसे उत्पादन वहाँ बढ़ा तो भैया सामानों की संख्या बढ़ने लग गई। अब जो सामानों की संख्या भी बढ़ी, क्वांटिटी क्वालिटी दोनों बढ़ी, तो उसमें क्या रहा भैया, उत्पादन बढ़ने की वजह से जो
उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की औसत लागत कम हो गई और सामान खूब बिकने लग गया। सपोज करो कि चेयर ही मैं ले लेता हूँ, ठीक है, लोहे की चेयर बनने लग गई, खूब बनने लगी। क्यों भैया कि वार चल रही है, वहाँ पे चेयर्स की आवश्यकता रहती है हर कैंटोनमेंट में या आर्मी में, तो खूब चेयरों का उत्पादन हुआ। अब चेयरों को देखो क्या था, बेसिकली जो फैक्ट्रीज बनी थी ना दोस्तों, वो बनी तो मिलिट्री इक्विपमेंट्स के वगैरह के लिए थी, लेकिन उन फैक्ट्री के साथ साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी बने लगे। जितने भी आविष्कार हुए हैं ना दोस्तों विश्व में, वह पहले बने मिलिट्री के द्वारा, उसके बाद वो कंज्यूमर्स के लिए बाहर आए हैं। तो इसमें भी सेम प्रोसेस ही चला था। अब भैया फैक्ट्री तो खूब लग गई औद्योगिक क्रांति में, उन फैक्ट्री से भैया क्या हुआ, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी बनने स्टार्ट हो गए। क्लियर। तो भैया उत्पादन बढ़ाया, उत्पादन क्यों बढ़ाया, उत्पादन इसलिए बढ़ाया भैया कि उसकी औसत लागत कम हो गई। मेरा 5 समोसे में भी उतने पैसे लग रहे हैं जितने 10 में लग रहे हैं, तो भैया 10 समोसे बढ़ाऊंगा ना मैं। क्लियर। और ज्यादा बनाने से क्या हुआ, बिक खूब रहा था उसमें सामान, बेचने की तो उनको टेंशन ही नहीं थी। जब बेचने की उनको टेंशन नहीं थी तो उन्होंने उत्पादन खूब बढ़ा दिया। ठीक है, अब उत्पादन बढ़ा दिया, फिर आगे देखेंगे इसका दुष्प्रभाव क्या रहा। तो पहली उत्पादन की अवधारणा औद्योगिक क्रांति के समय आई थी। इस समय उत्पादन में वृद्धि हुई, वृद्धि के साथ साथ सामान की बिक्री भी बढ़ी, बिक्री बढ़ने के साथ साथ उत्पादकों के द्वारा औसत लागत को कम रखते हुए अधिकतर लाभ कमाने का व्यवहार रहा। ये उत्पादन की अवधारणा कहती है। ठीक है ना, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, इसको पकड़ लेना। जितना प्रोडक्शन बढ़ाओगे, ठीक है ना, उससे क्या होगा, आपका एवरेज जो है बेसिकली कॉस्टिंग कम हो जाएगी, और उसके बाद भैया लाभ कमाओ जब आगे। ये आपकी बोलती है उत्पादन की अवधारणा। उसके बाद क्या हुआ, देखो खूब पूर्ति बढ़ गई बाजार में, ठीक है, अब सामान खूब आ गया, लेकिन क्या हुआ, क्वालिटी डिटेरियोरेट होने लग गई। आपने भी देखा होगा, चाइना से बीच में हमारे पास खूब सामान आने लग गया था, प्लास्टिक के जो देखो सामान, मग्गे, बाल्टी, टूथब्रश, जो देखो प्लास्टिक का तो सामान भरपूर आया था। लेकिन हुआ क्या था, कीमत तो कम थी, लेकिन उनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी नहीं थी, बहुत जल्दी टूट जाया करती थी। हमारे यहाँ पे डिमांड तो बहुत जबरदस्त थी, बिके भी खूब थे सामान, लेकिन हुआ क्या, जब भैया हमने उनको यूज़ किया तो हमने स्टार्टिंग में पाया कि भैया इनकी क्वालिटी ठीक नहीं है। तो उसमें क्या हुआ, उत्पादन की अवधारणा से तो वो लेके आए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे पूर्ति बढ़ी, फिर क्या हुआ, बहुत सारे विकल्प भी हो गए हमारे पास। ठीक है, जब विकल्प हो गए तो मुझे मेरा सामान कैसे बिकेगा, मुझे उसमें कुछ ना कुछ गुणवत्ता का सुधार करना पड़ेगा, मुझे उत्पाद की गुणवत्ता अब ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला सिनेरियो अब चेंज हो गया। उत्पादन की अवधारणा नहीं रही, अब उत्पाद की अवधारणा आई। किसी भी प्रोडक्ट साइकिल में आप देखेंगे तो यही चलेगा। ठीक है ना, किसी विश्व की, किसी देश की इकोनॉमी में आप देखना, यदि कोई पर्टिकुलर ये अवधारणा चल रही है तो उसका इसी क्रम में आपको आगे बढ़ते हुए दिखेगा। वर्तमान में भी अपने बाजार में यही अवधारणा चल रही है। उत्पाद की अवधारणा आपने देखी, आपने क्या देखा, अब मुझे मेरा सामान बेचना है एज ए विपणन करता, तो मुझे उसमें क्वालिटी ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया गली गली में बेच रहे हैं सामान, अब तो मेरा कैसे बिकेगा, मुझे उसकी क्वालिटी ठीक करनी पड़ेगी, तब मेरा मग्गा भी बिक जाएगा, मेरी बाल्टी भी बिक जाएगी। ठीक है, तो उत्पाद की अवधारणा क्या बोलती है, अधिकतम पूर्ति होने की वजह से, ठीक है, उत्पाद की गुणवत्ता पर अधिक महत्व दिया गया, जिससे ग्राहकों को संतुष्ट किया जा सके। ठीक है, इसमें आप ग्राहकों को संतुष्ट मत जोड़ना, माफ करना, आप केवल ये लिखना, उत्पाद की अवधारणा के अंतर्गत पूर्ति बढ़ने की वजह से उत्पाद की गुणवत्ता पर अधिक महत्व दिया गया, जिससे बिक्री को बढ़ाया जा सका। यह अवधारणा किसकी बोलती है, उत्पाद की अवधारणा, मतलब ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की गुणवत्ता में सुधार करना ही आपकी उत्पाद की गुणवत्ता, उत्पाद की अवधारणा कहलाती है। इसके बाद क्या हुआ साहब, आपने गुणवत्ता तो बढ़ा दी, मैंने बढ़ाई, तो मेरे देखा देख क्या हुआ, जितने भी और प्रोडक्ट उत्पादक करता थे उन सब ने भी बढ़ा दी, उनके भी प्रोडक्ट की भैया अच्छी उन्हें क्वालिटी देने लग गए। अब मैं कैसे बेचूं मेरा सामान, तो मैंने क्या किया, मैंने अक्षय कुमार को ऐड पे ले लिया, मैंने तू मेरे मग्गे से नहाते हुए दिखा सबको, तो दुनिया ने मेरा सामान खरीदना चालू कर दिया। तो जो तीसरा आया भैया, बिक्री की अवधारणा आई, क्या, बिक्री सेल्स की जो आपकी नई अवधारणा आ गई। और ये अवधारणा क्या कहती थी कि जो वस्तु को क्रय करवाना है किसको, जो ग्राहक करेगा उसको आकर्षित करना है, और उसको आकर्षित करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आक्रामक विक्रय करना पड़ेगा। आप देखो धूम मचा के ऐड आने लग गए थे फिर। ठीक है, आपको ध्यान है, आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले कॉलगेट ऐड दिया करता था, क्या देता था, जैसे अब तो उसमें नमक बोलता है ना पेस्ट में, पहले वो मना करता था, इनके नमक है दांत खराब हो जाएंगे, इनके यहाँ पे वो ऐश है, मतलब राख है, ठीक है ना, उससे आपके दांत दांत खराब हो जाएंगे। हमारे जितने भी हर्बल प्रोडक्ट्स थे इनके एंटी बोला करता था। और आज स्थिति क्या है भैया, लेकिन उस समय उसने अपनी सेल कैसे बढ़ाई थी, जबरदस्त आक्रामक विज्ञापन के माध्यम से, घर घर में कॉलगेट, आज भी आप देखेंगे आपके घरों में कॉलगेट जरूर मिल जाएगा।
मेरा व्यक्तिगत मत तो ये है कि कोलगेट तो आपको लेना ही नहीं चाहिए। देखो अमेरिका में आप कभी जाएंगे तो उसमें कोलगेट में पीछे लिखा हुआ रहता है कि नॉट यूज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों को तो देते ही नहीं है कोलगेट है। और हमारे यहाँ पर लाइफ बॉय उनके जानवरों को जो साबुन होता है वो हम यूज़ में लेते हैं। कोलगेट जो वहाँ पर बच्चों के लिए मना है उसको हम काम में लेते हैं। और उसकी देखो भैया क्वालिटी और हमारी क्वालिटी में रात दिन का अंतर है। तो आप पतंजलि का ले लो, वीको ले लो, और बहुत सारे वो ले लो। हमारे दादा परदादाओं ने जब इससे मंजन नहीं किया तो क्या उनके दांत टूट जाते थे कि नहीं टूटते थे ना, बड़े स्वस्थ रहते थे। चलो, तो ये क्या थी बिक्री की अवधारणा। बिक्री की अवधारणा क्या कहती है, वस्तु को क्रय कौन कर रहा है, वस्तु को क्रय करने हेतु ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए भैया क्या करते थे आप, आक्रामक विक्रय का सहयोग लिया करते थे। ठीक है, ये कीवर्ड्स को पकड़ते चलना। आगे आ जाओ भैया। अब आपने क्या किया, आपने विज्ञापन को यूज में लेना स्टार्ट कर दिया। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं। जितने भी भैया हलवाई हैं, समोसे बेचने वाले, उन्होंने सब ने, किसी ने अक्षय कुमार को ले लिया, किसी ने कैटरीना को ले लिया, किसी ने किसको ले लिया, सब आक्रामक विज्ञापन करने लगे। अब दोबारा से मेरी सेल्स क्या होने लगी, डिप होने लग गई। अब मैं क्या करूं। तो अब समझ में आ गया भैया कि ये जितने भी फंडे हैं ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए हैं, दीर्घकालीन मुझे लाभ नहीं पहुंचा सकते। पहुंचाएगा तो क्या, गुणवत्ता प्लस ग्राहकों की जब तक आत्मसंतुष्टि नहीं होगी तब तक मैं लंबे समय तक बाजार में नहीं टिक सकता। तो ये अवधारणा है आपकी विपणन की अवधारणा। ठीक है, अब आ गया आपका विपणन की अवधारणा। विपणन की अवधारणा क्या बोलती है, वही जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, उपभोक्ता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं सेवाओं का निर्माण करना और जिसमें ग्राहक संतुष्टि को विशेष महत्व देना। क्लियर। अगर आपका ग्राहक संतुष्ट हो गया तो आपको आनंद आ जाएंगे। देखो पहले शर्ट्स आती थी, कॉटन की शर्ट्स बहुत कम आया करती थी, टेरेलिन की, पॉलिस्टर की खूब शर्ट आया करती थी। गांव में तो आप देखेंगे तो अधिकतर सब वही शर्ट पहना करते थे। क्यों, क्योंकि ये लंबी चलती थी, खराब नहीं होती थी, खूब रगड़ो खूब धो। और अब क्या हो गया, अब आपको बहुत कम मिलेंगी कॉटन की शर्ट्स, आपको बहुत मिलेंगी, या फिर कॉटन उसको मिक्स करेंगे। क्यों, अब भैया हम फील को वरीयता देने लग गए। अब क्या है, ग्राहक को संतुष्टि चाहिए। समझ रहे हैं आप। तो ये क्या हो गई, विपणन की अवधारणा उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार बनाने लग गए भैया। और वस्तुएं सेवाएं क्या रही, सेल करके आपने ग्राहकों की संतुष्टि प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया था। ये कौन सी अवधारणा है, विपणन की अवधारणा है। रटने की कतई आवश्यकता नहीं है, बस इन कीवर्ड्स को ध्यान रखना, आप बहुत अच्छा लिखाओगे। अब इनकी पूरी लाइनें में आपको लिखा देता तो दिक्कत क्रिएट हो जाती है। क्लियर। उत्पादन की अवधारणा औद्योगिक क्रांति से स्टार्ट हुई, खूब उत्पादन हुआ, ठीक है ना, औसत लागत को कम किया और अधिकतम लाभ कमाया। उत्पाद की अवधारणा में हमने इसमें गुणवत्ता में सुधार किया और गुणवत्ता को अधिक महत्व देने के पश्चात लाभ कमाया। बिक्री की अवधारणा में क्या हुआ, वस्तु को क्रय किसको करवाया, ग्राहक को आकर्षित करने के लिए आक्रामक विज्ञापन का काम में लिया। विपणन की अवधारणा वही ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार ग्राहक संतुष्टि और लाभ कमाया। क्लियर। ये सारी आपको अवधारणाएं क्लियर है। चलो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना, लेकिन साथ साथ नोट्स बनाते रहो तो बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं विपणन मिश्रण पे। कहाँ आ गए सब, मार्केटिंग मिक्स में आ गए। इसको हम क्या बोलते हैं, 4 P's भी बोलते हैं। 4 P's क्यों बोलते हैं साहब, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। इन चारों को मिलाकर ही क्या बनता है, आपका प्रोडक्ट मिक्स बनता है। ये जो मिश्रण बन रहा है इन 4 पीस से बन रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं। प्रोडक्ट मिक्स आपसे केवल सिंपल 2 नंबर में आ जाए तो यूं कहीं लिख देना। ठीक है, डेफिनेशन देख लो आप। विपणन उत्पाद को तैयार करने के लिए फर्म द्वारा उत्पाद, मूल्य, स्थान, प्रवर्तन, चारों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विपणन मिश्रण कहते हैं। क्लियर। अच्छा, अब इसको समझो। अब आप रटने की कतई आवश्यकता नहीं है। मार्केटिंग आपने समझ लिया। अब मार्केटिंग में मुझे स्टार्टिंग में क्या करना है, जो उत्पाद मैंने तैयार किया है उसकी मैं पहली स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा हूँ, उत्पाद बनाने से। उत्पाद मैंने बनाया बाजार में बेचने के लिए, बिक्री के लिए, और मैंने उसमें क्या ध्यान किया,
मैंने उसकी देखी भैया उसकी लेबलिंग कैसे करनी है, उसकी पैकेजिंग मुझे उसको कैसे करनी है, उसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ कहाँ पर तय होती हैं? उत्पाद पे होती हैं। लेबलिंग कैसे करनी है, पैकेजिंग कैसे करनी है, ब्रांडिंग इसकी मुझे कैसे करनी है, कहाँ पर हो रहा है ये? उत्पाद पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। उत्पाद के बाद क्या होगा साहब आपका? प्राइस, या इसको बोलेंगे मूल्य। ठीक है, मूल्य क्या होती है? मूल्य बड़ी सिंपल सी बात है, वह राशि जो ग्राहक उत्पाद को प्राप्त करने के लिए विपणनकर्ता को देता है। ठीक है ना? ये आप यूं बोल लीजिए, भुगतान करता है। ठीक है ना? भुगतान करता है। क्लियर? मतलब कि वह राशि होती है जो ग्राहक उत्पाद को प्राप्त करने के लिए जो आपका विपणन करता है उसको भुगतान करता है। ठीक है ना? अब इस प्राइसिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं? देखो दोस्तों, इस प्राइसिंग में आप क्या करोगे? उसका मूल्य स्तर देखोगे, कितना मूल्य स्तर रखना है मुझे। रटना कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? आप देखेंगे मूल्य स्तर तो आपने चेक कर लिया, फिर आप देखेंगे इसमें मुझे जो मूल्य तय किया है इसमें मुझे प्रॉफिट कितना रखना है, लाभ कितना रखना है। तो आप इसमें लाभ की सीमा भी देखेंगे या लाभ का स्तर भी देखेंगे। क्लियर है? जैसे ही आपने तय कर दिया, आपने उसकी प्राइस फिक्स कर दी, आपने उसकी मूल्य फिक्स कर दिया, आपने उसमें कितना मुझे इसका मूल्य में कितना लाभ रखना है ये आपने तय कर दिया, और साथ ही साथ आपने इसमें ये भी तय कर दिया कि भैया इसकी मुझे मूल्य की और रणनीति भी क्या बनानी है, स्ट्रैटेजी क्या बनानी है। देखो कैसे, इसको भी समझो। मूल्य की रणनीति, हमारे जब MBA करते थे तो इसमें एक 2 डिजिट वाली रणनीति बताया करते थे प्राइस में। जैसे कि साहब 299 रुपये की आपने क्या लिया, चप्पल ली, 1 रुपये कम कर देते हैं 300 में से। क्यों? जो हमारी मेंटल साइकोलॉजी है वो क्या बोलती है कि भैया है तो 200 के अंदर ही, 300 नहीं बोलेंगे। तो क्या होगा, 1 रुपये कम है 300 से, लेकिन कौन से ब्रैकेट में हमारा दिमाग चलता रहता है? 200 रुपये वाले ब्रैकेट में चलता रहता है। तो ये मूल्य रणनीति भी आपके प्राइसिंग के अंतर्गत आएगी। क्लियर है? मूल्य का स्तर तय करना, उसमें कितना लाभ लेना है, मतलब मूल्य के अंतर्गत वो तय करना, प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी बनाना, मूल्य की रणनीति बनाना, आदि आदि और भी होते हैं, लेकिन 5 नंबर के हिसाब से आप इतना ही ध्यान कर लें। अब आगे प्राइसिंग तय हो गई, अब दुकान पे भी तो लेके जाओगे। स्थान, क्या आ गया साहब? स्थान। अब स्थान पे आपको सामान लेके जाना है। ठीक है ना? वस्तुओं के वितरण भी तो करना है, और वितरण कहाँ करोगे? आप एक जो भी निर्दिष्ट स्थान है वहां पर लेके चलेंगे अपन इसको। वस्तुओं की उपलब्धता कहाँ करवाएंगे आप? कोई निर्दिष्ट स्थान पे। जैसे कि भैया कोई दुकान पे लेके जा रहे हो, दुकान में आपको करनी है, उपलब्ध भी तो कराओगे। तो उपलब्ध करवाने की जितनी भी क्रियाएं होंगी ग्राहकों को, वो सारी आपकी किस में आएंगी? उपलब्ध करवाने की समस्त क्रियाएं यहाँ पर आएंगी। क्लियर? कहाँ से चले थे हम? उत्पाद से चले थे। उत्पाद से हम प्राइसिंग पे आए, प्राइसिंग से हम भैया प्लेस में आ गए। प्लेस में हमने देखा कि वस्तुओं के वितरण में क्या करना है, हमें निर्दिष्ट स्थान और निर्दिष्ट उपभोक्ता तक हमें पहुंचाना है। उसके बाद वह क्रियाएं शामिल हो जाएंगी इसमें कि भैया जो भी उपलब्ध कराने के लिए क्रियाएं, फॉर एग्जाम्पल आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने हैं, उसके बाद आपको रिटेलर बनाने हैं, ये सारी क्रियाएं किस में आ जाएंगी? आपके स्थान के अंतर्गत आ जाएंगी। क्लियर? स्थान के बाद क्या हो जाएगा आपका? अंतिम प्रवर्तन या प्रमोशन। ठीक है? प्रवर्तन या प्रमोशन में एक चीज का आप बहुत ध्यान रखना कि इसमें लास्ट में मैंने आपको जो अवधारणाएं लिखाई थी उसमें एक अवधारणा और लिखना आप, सामाजिक अवधारणा। 4 जो आपको लिखवाई थी उसमें एक और जोड़ लेना, सामाजिक अवधारणा। सामाजिक अवधारणा एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसको आगे कंटिन्यू कर लूँगा। देखो वर्तमान में क्या हो रहा है कि जितनी भी कंपनीज हैं समाज के प्रति भी भैया क्या कर रही हैं, अपना दृष्टिकोण बदल रही हैं, जिसको आप CSR एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। साथ ही साथ
आप देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी बढ़ रही हैं। कुछ कंपनियां जो हैं, सपोज करें जैसे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, वो क्या कर रहा है, वो उसने ऐसे कट्टे बनाए हैं प्लास्टिक के बजाय जो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है ना। ऐसी थैलियाँ कुछ आ रही हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। हम किसी दुकानों पर जाते हैं, वो क्या करते हैं, कागज़ के आजकल दोबारा से पैकिंग में डालने लग गए, या फिर किसी जूतों के आप बॉक्स में देखेंगे तो पूरा लिखा रहता है कि भैया ये जो हमारा बॉक्स है टोटली बायोडिग्रेडेबल है। इससे क्या होता है, इससे भैया जो आपके उत्पादक हैं उसकी गुडविल बनती है। हमें भी लगता है कि भैया पर्यावरण के प्रति ये बहुत जागरूक है, अपने कर्तव्य समझता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सतत विकास के लक्ष्यों के प्रति ये गंभीर है। तो फिर एक जो कंज्यूमर होता है, एक उसकी छवि बन जाती है बढ़िया, ठीक है ना, कि साहब ये एक अच्छा आदमी है, अपनी प्रकृति के लिए भी बढ़िया है, समाज के लिए भी सोच रहा है। तो इस प्रकार से जो अपना विपणन कर रहा है, वह अवधारणा आपके क्या कहलाता है, सामाजिक अवधारणा कहलाती है। क्लियर। जैसे एप्पल है, एप्पल ने बोल दिया कि साहब हमारा जो फ़ोन बन रहा है वो 98% क्या है, रिसाइकलेबल है, ठीक है। तो ये सारी अवधारणा भी क्या करती है, ग्राहक को आकर्षित करती हैं, प्रभावित करती हैं, ठीक है। उत्पाद, प्राइस, प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलर, और इसमें ये और जोड़ लेना आप भंडारण। भंडारण भी इसी में आप कर लेना, वेयर हाउस वगैरह में जहाँ भी आप सामान रखोगे वो सारा इसी में आ जाएगा प्लेस में। प्रमोशन आप सभी जानते हैं भैया, ऐड करना, जैसे अक्षय कुमार को हमने लिया था मग्गा बेचने के लिए, तो इसमें क्या आ जाएंगे आपके जितने भी विज्ञापन आप जो करेंगे, आप जो दुकान के बाहर होर्डिंग लगाएंगे, ठीक है, समोसा बेचेंगे तो हम बोलेंगे साहब कि मकर संक्रांति पे आपको 2 समोसे के साथ 1 समोसा फ्री देंगे, छूट, डिस्काउंट देंगे। वह सारी एक्टिविटीज़ किस में आ जाएंगी, आपकी प्रमोशन पे आ जाएगी। 4 समोसा लेंगे तो 1 चाय फ्री देंगे, हाँ। और कोई भाई बहन आते हैं रक्षाबंधन के दिन, तो उनको भी 1-1 समोसा के साथ 1 लड्डू देंगे। इस प्रकार के प्रमोशन हम चला सकते हैं। तो ये आपके क्या 4 P's हैं। और ये मार्केटिंग मिक्स हम करते ही इसीलिए हैं कि भैया जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको बाजार में जीवित रख सकें, लाभ कमा सकें, इसके लिए भैया 4 P's बनाई जाते हैं, ठीक है ना। और ये सारे वही प्रोसेस हैं जो कोई भी व्यापारी अपना व्यापार करते समय इसको काम में लेगा। क्लियर। अब इसके जो नए 3 P's और आए हैं वो भी देख लीजिए। फिजिकल एग्जिस्टेंस, P5 P6 ये, और ये आ जाएगा आपका प्रोसेस, और ये आ जाएगा आपका पीपल, व्यक्ति, प्रक्रिया और भौतिक उपलब्धता भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये 3 और आज के वर्तमान में जुड़ गए हैं कि हम जो हमारा प्रोडक्ट मिक्स के अंतर्गत कि भैया जो भी सामान बेच रहे हैं उसमें 3 एक्टिविटीज़ पर और काम करना पड़ेगा। फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब कि भौतिक उपलब्धता, इससे क्या तात्पर्य है, देखो क्या है कि मेरा प्रोडक्ट है ना गांव के हर कोने पे भी मिल जाए, शहर में जो मेरा लक्षित टारगेट है उस कस्टमर को घूमना ना पड़े, उसको उसकी भौतिक उपलब्धता हो जाए। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, सपोज करो बाजार में इस समय 2 महीने के लिए भैया अभी लॉकडाउन लग गया, हमारी बाजार में गाड़ियाँ नहीं आ रही, तो भैया कैसे मैं अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस रखूँ, ग्राहकों के मस्तिष्क में से मेरे प्रोडक्ट की छवि को उतरने नहीं देना है, यही मार्केटिंग है। मैं ऐड देता रहूँगा, मैं ऐड बंद नहीं करूँगा, अखबारों में ऐड देता रहूँगा कि भैया मेरी गाड़ी में ये चेंजेस कर दिए, या फिर गाड़ी मेरी इतने नए मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ। मेरे जो भी मेरा प्रोडक्ट की जो गुडविल है उसको बनाए रखूँगा, साथ ही साथ जो मेरा टारगेट ऑडियंस है उसके दिमाग पर छवि बनाने के लिए जितने भी विपणन के माध्यम है सारे काम में लूँगा मैं। तो यही आपकी क्या है, भौतिक उपलब्धता है, क्या फिजिकल एग्जिस्टेंस बनाए रखना है। एक तो उसको रीच हो सके मेरे प्रोडक्ट की, और साथ ही साथ मेरे जो कस्टमर हैं, जो टारगेटेड कस्टमर है, उसके दिमाग से कहीं मेरा प्रोडक्ट उतर नहीं जाए। तो जब मार्केट में डिलीवरी नहीं हो रही हो, मार्केट में मेरा सामान नहीं जा रहा हो, तो भी मैं क्या करूँगा, उसका भैया ऐड करता रहूँगा, ठीक है। इसमें एक नेगेटिव एग्जाम्पल और मैं ले लेता हूँ, वो आप लिखना मत, लेकिन कई बार आपके एथिक्स में कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है, उसमें आप ये फिजिकल एग्जिस्टेंस मिला के डाल सकते हो। जैसे कि सपोज करो आप देखना, सहारा था
या फिर कोई भी पान तंबाकू गुटखा वाला था, या मैगी थी जिसमें क्या हुआ बीच में आक्षेप लगे, तो उसके बाद क्या होगा आप देखना कि उसके ऐड और बढ़ जाएंगे हैं। जैसे कल को पकड़ में आया, आपने लगा कि यार ये तो मैगी तो गई काम से, लेकिन मालूम पड़ा अगले दिन तो फुल पेज पे, अखबार के पूरे पेज पे मैगी का ऐड आ गया। ये फिजिकल एग्जिस्टेंस का ही तीर है जो उसने चलाया है कि मार्केटिंग के अंतर्गत इस P5 फिजिकल एग्जिस्टेंस के जरिए मेरे कस्टमर के दिमाग में से मेरा प्रोडक्ट नहीं गिर जाना चाहिए। वो ऐड देगा और भी सारे काम करेगा, नए ऐड लेके आएगा। क्लियर? तो ये आपकी क्या है, भौतिक उपलब्धता। अगला है P6 प्रोसेस, प्रक्रिया। प्रक्रिया में दोस्तों मेरा क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी प्रोसेस ऐसे होनी चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट कभी भी कहीं लैक नहीं कर जाए, पहुंच नहीं पाए तो भैया कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मिक्स जो आप पढ़ेंगे वो सारे इस प्रोसेस के अंतर्गत आता है। क्लियर? इसको आप यूं भी समझ सकते हैं, जैसे सपोज करूं कोरोना आया, ठीक है ना, कोरोना में हैंड सैनिटाइजर की हमें आवश्यकता पड़ी, तो मेरी प्रोसेस मेरे उत्पाद की इस प्रकार की होनी चाहिए कि जब इसकी डिमांड हाई हो, जब इसकी मांग अधिक हो, तब मैं क्या कर सकूं, उसकी सप्लाई तुरंत कर सकूं, इस प्रकार का प्रोसेस हो। ठीक है, प्रोसेस इसको आप यूं भी कह सकते हैं जैसे कि 100 यदि मैं 100 मैं आपके सैनिटाइजर बनाता था, लेकिन मेरी जो कन्वेयर बेल्ट है, जो मेरी फैक्ट्री है, उसमें मैं आराम से 500 तक बना सकता हूँ। और इसके लिए जो प्रोसेस है उसके लिए पूरी मैंने प्लानिंग कर रखी है। कभी भी यदि मुझे डिमांड बढ़ गई तो उस डिमांड को मैं रातों रात इंक्रीज कर सकता हूँ। ये प्रोसेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अब मत्थे फाड़ के बैठे हैं कि भैया अब क्या करें, कहीं से ले लें, कैसे बढ़ाएं, कहाँ से एम्प्लॉय लेके आएँ, नई टेक्नोलॉजी कैसे अपग्रेड करें, एंड टाइम पे सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है आपका प्रोसेस, प्रक्रिया, कि जब मांग की उपलब्धता हो तो आप सप्लाई दे सकें। क्लियर? पीपल, व्यक्ति, और इस व्यक्ति का व्यक्तित्व। देखो गाड़ी खरीदने जाते हो आप, तो जब भी गाड़ी खरीदने जाते हो तो आप देखेंगे भैया टाई वाई लगा लोगों बढ़िया से, कपड़े लत्ते में आपके पास एग्जीक्यूटिव आके खड़ा हो जाएगा, सैंड वैंड लगा लोगों के। और देखो ये मानवीय प्रवृत्ति है, कोई स्वरूप सा आके कोई लड़का है या कोई फीमेल एग्जीक्यूटिव आके खड़ी हो जाएगी तो क्या होता है, वह अपने प्रोडक्ट बेचने में सामान्यतः अन्यों से थोड़ा सा आगे रहती है। ये रिसर्च बोलती है। मतलब कि सुशील सुंदर व्यक्ति, सेल्समैन एग्जीक्यूटिव आपके रहता है तो वो आपके प्रोडक्ट को बेचने में सहायता ही करता है। तो ये जो P7 है पीपल, तो क्या करना है भैया कि बढ़िया एग्जीक्यूटिव रखो आपके फ्रंट टेबल पे। भैया कोचिंग में आप जाते हो तो बहन जी बैठा देते हैं बढ़िया से बोलने वाली, इंग्लिश में बोल देगी, साथ में कोई अच्छा सा लड़का बैठा देंगे बगल में आपको आकर्षित करने के लिए। क्लियर? तो ये क्या है, व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं, पीपल के अंतर्गत आते हैं। जो 3 मिक्स को आप और जोड़ लेना अपने जो आपने 4 P's में, ये वर्तमान के आधुनिक के अंतर्गत 3 और जुड़े हैं। क्लियर? सामाजिक अवधारणा और जोड़ लेना, विपणन की सामाजिक अवधारणा इससे पहले जो आपने पढ़ा था, दर्शन देखा था ना, उत्पाद का, उत्पादन का, उत्पाद का। एक बात का और ध्यान रखो दोस्तों, ये जो 4 P's हैं, डाउट तो है कि आएगा नहीं आएगा, लेकिन कोई चीज क्यों छोड़ो आप, 4 C's में कन्वर्ट हो गया। छोटी सी बात है, इसको भी ध्यान कर लेना। 4 C's में क्या, कंज्यूमर, कॉस्ट, कम्युनिकेशन और कन्वीनियंस। ठीक है, ये 4 P's जो हैं वर्तमान में 4 C's की अवधारणा में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। क्लियर? तो हमने विपणन का एक पार्ट पूरा किया आज। सिलेबस को अगर मैं देखता हूँ तो विपणन की आधुनिक अवधारणा, विपणन मिश्रण हमने देख लिया, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, ई बिजनेस, ई मार्केटिंग, व्यापार तथा निगम आचार नीति। तो नेक्स्ट सेशन में जो बचा हुआ पार्ट है हम वो ले लेंगे, ई वाणिज्य विपणन ले लेंगे, SCM और लॉजिस्टिक मिक्स। इसका कंटेंट बेसिकली क्या मेरे पास इंग्लिश में है, जो हमारी एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक मिक्स की पुरानी किताब होती थी उसमें है पूरा। तो उसको मैं शॉर्ट में करना चाह रहा हूँ कि भैया 5 मार्क्स का आ जाए, डेफिनेशन आ जाए, उससे रिलेटेड कोई चीज़ आ जाए तो कैसे आपको दे सकूँ। तो ये तैयार होती है, मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। ये करने के बाद हम इमीडिएटली धन के अधिकतमीकरण की अवधारणा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वित्त के स्रोत, पूंजी की लागत,
और बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, शेयर बाज़ार, एमएनसीज, एफडीआई, एफआईआई, ये पार्ट पूरा कर लेंगे। 1 2 3 4 5, हाँ मतलब कि 6 घंटे, 6 घंटे ये, 7 8 9, मतलब कि कुल मिला के 12 घंटे में आपका पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करूँगा इसको और कॉम्पैक्ट बनाने के लिए, क्योंकि देखो आपको पीएचडी नहीं करनी है इसमें, एग्ज़ाम निकालना है, और एग्ज़ाम निकालने के लिए आपके लिए पर्याप्त कंटेंट है इसमें, 2 मार्कर और 5 मार्कर के हिसाब से। क्लियर? तो आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको कर लेना, ईमानदारी से करा रहे हैं, अच्छे से करा रहे हैं, और आने वाले टाइम में इसमें और अपग्रेडेशन आपको मिलता चला जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं।